प्रिय विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग यहाँ पर सेशन चल रहा था आप लोगों का, देखिए इसी क्वेश्चन पर हमने रोका हुआ था आप सभी लोगों को ना। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, इस सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति क्या है? देखिए डिस्टेंस नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चल रहा है ये आज रात्रि का पूरा सेशन। और आप लोग पूरा तैयार रहिए, जमकर तैयारी करिए डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर। और आज आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि आज ये बात मान कर चलिए कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा सिविक्स के विद्यार्थियों के लिए। आज की रात्रि का समय बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दिन अगर आप 2 घंटे सो लेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। आज जब पढ़ाने वाला टीचर्स आपके लिए इतना मेहनत कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते अपनी पढ़ाई के लिए। 22 फरवरी 2024 देखिए थर्सडे है। 21 देखिए 21/4 यहाँ पर देखिए टाइमिंग जो है 10 बजने वाला, लेकिन आपके लिए कंटेंट लेकर मैं यहाँ उपलब्ध हूँ। तो आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसे पढ़िए और रेगुलर जबरदस्त तरीके से स्टडी अपनी कीजिए, क्योंकि अब मौका है ही नहीं, चांसेस आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए, जबरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर प्रश्न क्या है, भारत की राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति क्या है? देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति में अगर कहा जाए NAFP एक व्यापक रूपरेखा है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, देश में वाहन उत्सर्जन से संबंधित, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो चीजें पैदा हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, तो राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति इसीलिए लाया गया था जिसमें कि देश में वाहन उत्सर्जन से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको संबोधित करना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है डिस्टेंस, तो ये महत्वपूर्ण बात था। ठीक है ना, यह नीति जो था डिस्टेंस वो वर्ष 2003 में वाहनों के उत्सर्जन और ईंधन की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करके जो है प्रदूषण के स्तर को कम करना था। ठीक है, और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से ये काम किया गया था। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति। ठीक है, ये महत्वपूर्ण कार्य किया गया जिसमें क्या किया जा सके, अगर ये यूरोपीय उत्सर्जन मानदंडों पर आधारित है डिस्टेंस। ये देखिए यूरोपीय उत्सर्जन मानदंड जो बनाए गए उन्हीं बेस पर लेके, उन्हीं के मतलब फार्मूले पर ये कार्य हुआ है। ये मानक जो क्या थे, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो गई, CO, और हाइड्रोकार्बन की बात हो गई, जैसे मेथेन वगैरह की बात हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात हो गई, वाहनों द्वारा उत्सर्जित होने वाले देखिए कण जैसे प्रदूषकों के अनुमेय स्तर को परिभाषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है देश भर में यूरो 6 समकक्ष मानकों को जो प्राप्त करने के उद्देश्य से BS उत्सर्जन, ठीक है ना, ये रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है ना, प्राकृतिक गैस को लाया गया ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को लाया गया ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लाया गया, LPG को लाया गया ना, ये देखिए जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण है ना, एथेनॉल मिश्रण जैसे जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है दोस्तों, ताकि ये जो है कम किया जा सके, और ये जो उद्देश्य लिया गया है इसका राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति, इसकी सार्थकता सही मायनों में सिद्ध हो सके। ठीक है, चलिए देखा जाए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाहरी ताकतें दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं? बाहरी ताकतें जो है वो दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं? तो चलिए आइए उसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस। यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोग का, देखिए दक्षिण एशिया में जो द्विपक्षीय संबंधों को देखा जाए आकार देने में बाहरी ताकतें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है डिस्टेंस, देखिए यह जो क्षेत्र है वो रणनीतिक रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थित है, और प्रमुख वैश्विक शक्तियों के बीच जो है भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी बना हुआ है। कौन? दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है। ठीक है ना, दक्षिण एशिया में क्या है, द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले देखिए क्या है, एक प्रमुख बाहरी ताकत जो है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें देखिए महत्वपूर्ण रूप से चीन है और रूस है। ठीक है ना, देखिए दक्षिण एशिया से बहुत लाभ मिलता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, चीन को और साथ ही साथ रूस को। तो ये अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी है। इन देशों के क्षेत्र में देखा जाए तो अक्सर जो होता है अपने स्वयं के हित और एजेंडे होते हैं इनका अपना, और दक्षिण एशिया देशों के बीच जो है दक्षिण एशिया को जो अपने काम के लिए यूज भी कर लेते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में अगर समझने का हम लोग प्रयास करें तो अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से संघर्षों में मध्यस्थता करने और क्षेत्र के कुछ देशों में सैन्य सहायता प्रदान करने में भूमिका निभाई है, जो शक्ति संतुलन को क्या करता है, प्रभावित करता रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विपक्षीय संबंध। ठीक है ना, दोनों पक्षों के साथ संबंध बनाए रखना। ठीक है ना, तो बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव जैसी पहल के माध्यम से जो है दक्षिण एशिया में चीन जो है डिस्टेंस की बढ़ती आर्थिक और सैन्य उपस्थिति का द्विपक्षीय संबंधों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो चीन है वो भी देखिए बायोलॉजिकली तरीके से भी थोड़ा सा, और अमेरिका भी कितना जबरदस्त बड़े पैमाने पर देखिए प्रभावित हुआ था। तो मतलब जो कोरोना महामारी आई हुई थी ना, तो ये बड़ी चीजें थी सब। देखिए खुद को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। दक्षिण एशिया में देखिए द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली अंतरराष्ट्रीय संगठन और समझौते भी हैं।
ठीक है, ये भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी देखिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपना संगठन जो बनाया गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी जो बनाया गया वो भी महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। और ये केवल सभी के जो संबंधों को जो है प्रभावित भी करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात हो गई या भारत का अन्य देशों के साथ हो गई, जो भी वाद विवाद रहते हैं, तो ये चीजें देखने को थोड़ा सा मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर रिलेशंस, नए राज्यों के गठन का मूल आधार जो था भाषाई विविधता हो या आवश्यक का विकास, अपनी राय जो है प्रस्तुत करना है। देखिए भाषाई विविधता की बात करें हम लोग या विकास की आवश्यकताओं के आधार पर देखा जाए तो नए राज्यों का जो गठन है वो एक जटिल मुद्दा है, बहुत ही जटिल है। ठीक है, भाषाओं के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था ये बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ा कदम था, ठीक है ना, और बहुत व्यापक पैमाने पर जो इसका प्रभाव भी देखने को मिला। दोनों कारक जो था वो राज्य निर्माण की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नवनिर्मित राज्य के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी डालते हैं। देखिए भाषाई विविधता को देखा जाए तो अक्सर नए राज्यों के गठन में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह लोगों के एक विशेष समूह के लिए सांस्कृतिक पहचान और एकता का स्रोत हो सकता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आप लोग का। भाषाई विविधता भी महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा, इसमें अपनेपन और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे सकता है, ये तो बढ़ावा मिलता भी है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त देखा जाए देखिए भाषाई विविधता क्या होता है, राज्य के भीतर जो होता है विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो होते हैं उनका सम्मान भी करते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं। ठीक है ना, और चीजें सीखने को मिलती हैं, बढ़ती हैं ना, ये चीजें बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है ये। तो अंततः देखा जाए तो ऐसे राज्यों का निर्माण करना चाहिए जो अपनी आबादी की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम हो, साथ ही अपनी सीमाओं के भीतर एकता और विविधता को भी बढ़ावा दे। तो इसलिए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के हिसाब से काम अगर किया जाए तो विकास का जो सही मायनों में परिभाषा है उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1989 के बाद के काल में देखा जाए तो भारतीय राजनीति के मुद्दे क्या रहे हैं, इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के कौन से रूप सामने आए हैं। देखिए 1989 के बारे में बात किया है तो कई मुद्दे देखने को मिले जो राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का यहाँ पर डिस्कशन मैं आप लोग के साथ कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए पहला जो कहा गया गठबंधन की राजनीति, पहला महत्वपूर्ण क्या हुआ 1989 में जो था अवधि में देखा गया तो केंद्र में गठबंधन की सरकार का उदय हुआ, यानी देश में पहली बार जो है गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें क्या था कोई भी पार्टी जो था स्पष्ट बहुमत हासिल करने में क्या था सक्षम नहीं था, और इससे प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए जो था राजनीतिक दलों को जो है गठबंधन शामिल होने और गठबंधन बनाने की आवश्यकता पैदा हुई। ठीक है, वो निश्चित तौर पर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिए। दूसरा क्या था क्षेत्रवाद। देखिए क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और क्षेत्रीय मुद्दों का बढ़ता प्रभाव जो था भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, आप जानते ही हैं, निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका मिला, ये देखिए महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर। तो ये भी जो था ये भी राजनीतिक दल इस तरीके से भी प्रभावित हुआ ना, कुछ महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे वो देखने को मिले 1989 में ये सभी चीजें। देखिए भ्रष्टाचार और शासन, जब हम लोग का देश आजाद हुआ था 1947 में तो उस समय ₹1 जो था वो $1 के बराबर था, और इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गंदी राजनीति हुई और भ्रष्टाचार हुआ कि आज जो है देखिए ₹1 मतलब $1 जो है कितने रुपए के बराबर हो गया बताइए, लगभग हम लोग 82, 83, 84 रुपए तक पहुंच गए, बताइए ये स्थिति हो गई है। तो भ्रष्टाचार और शासन, ठीक है, भ्रष्टाचार घोटालों और शासन से संबंधित मुद्दों में देखा जाए तो भारतीय राजनीति को परेशान कर दिया है, जिससे जनता में आक्रोश तो है ही, ठीक है, और राजनीतिक दलों से जवाबदेही की मांग भी हो रही है। जाति और पहचान की राजनीति, ये भी देखिए हो रहा है आजकल बड़ा, ठीक है ना, जाति आधारित राजनीति और पहचान आधारित आंदोलन भी प्रचलित है। ठीक है ना, अपने अपने समुदाय के लोग, धर्म के लोग जो हैं पहुंच जाते हैं पार्टियों में सपोर्ट के लिए। मतभेद होना चाहिए, मनभेद भी लेकिन लोग कर देते हैं ना, क्योंकि जनता उतनी समझ है नहीं। देखिए गठबंधन का निर्माण हुआ, ये महत्वपूर्ण कदम था, इसमें देखिए जुड़ाव लगे हुए, जिसमें महत्वपूर्ण हुए काम ये राजनीतिक दलों में बीच में दिखाया तो गठबंधन का निर्माण हुआ। ठीक है, सत्ता साझाकरण की व्यवस्था देखी गई यहाँ पर, ठीक है ना, और मुद्दे आधारित जो थे आपसी सहयोग भी किए गए इसमें। देखिए मुद्दे राजनीतिक दलों ने मिलकर क्या किया, मुद्दे आधारित जो सहयोग थे उन्होंने क्या किया, नीतिगत तौर पर इसका भी समर्थन किया, और विपक्षी गठबंधन भी देखने को मिला, ये बातें भी देखिए सामने निकल कर आई इसमें। ठीक है, तो ये 1989 की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक है, ठीक है ना, जिसमें राजनीतिक दलों का महत्वपूर्ण बोलबाला था और राजनीतिक जो मुद्दे थे वो सामने निकल कर आए। ठीक है,
तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स देखिए ये लघु थ्री का पूरा सेशन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। डियर स्टूडेंट्स ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स मैं जा रहा हूँ इसे तुरंत अपलोड करने, और आप लोग अगर थक भी गए होंगे लेकिन सुबह उठकर जो है इन सभी कंटेंट को, एक भी कंटेंट को छोड़ना नहीं है आपको, पूरे कंटेंट को अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सिविक्स के लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे जबरदस्त कोई चैनल है तो वो डीजे सर चैनल ही है, और जबरदस्त तरीके से तैयारी कराने वाला डिस्टेंस। समय का अभाव लेकिन फिर भी पूरा कार्य आप लोगों के लिए किया गया, ये चैनल कर रहा है, और रात्रि का समय देखते हुए भी फिर भी आपके लिए खड़ा है डिस्टेंस ये चैनल, जिसका नाम है डीजे सर। तो जबरदस्त तरीके से इसे फैलाइए ताकि इसकी सार्थकता सही पैमाने में सिद्ध हो सके। आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।